हाँ भाई, क्या नाम है? फैजान। हाँ भाई। नाम क्या है? अरहम। जी भाई, खवातीन। मुक़द्दस जी। अलीना। सवेरा। सवेरा को हम मॉर्निंग बोल सकते हैं इंग्लिश में, है? ओके। तो भाई, मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ अपना। ठीक है ना? मेरा नाम अरसलान सिद्दीकी है। कि अनफॉर्चुनेटली हमें कल मिलना था, लेकिन अब कल मुलाकात नहीं हो पाई हमारी। मेरी कुछ मसरूफियात थी, इस वजह से मैंने क्लास नहीं रखी अपनी। अगर मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दूँ अपने बारे में, तो मैं ये फाइनलिस्ट हूँ। ठीक है ना? और मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है वो 2016 में कंप्लीट किया था। फिर मैं सीए में आया था। बहुत सारे बच्चे होते हैं इंटरमीडिएट के बाद सीए के अंदर आते हैं, बहुत से बच्चे होते हैं ए लेवल्स के बाद आते हैं। तो मैं उनमें से हूँ जो कि ग्रेजुएशन करके आए थे। ठीक है ना? एंड वन ऑफ आवर ऑडिट फर्म में अपनी आर्टिकल्स कर रहा हूँ। इसके अंदर मैंने जो है वो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी का ऑडिट किया। थैंक्स। ठीक है ना? इसके साथ साथ अगर मैं अपने टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करूं, तो मुझे कुछ पास्ट 7 to 8 years हो गए मैथमेटिक्स और रिलेटेड चीज़ें पढ़ाते हुए। ठीक है? हमारे पास ए लेवल्स के बच्चे कितने जो ए लेवल्स करते हैं? सिर्फ एक दो बच्चे बस। अच्छा, इंटर कॉमर्स वाले कितने क्लास में? एक, दो, तीन, चार। ठीक है। इंटर इंजीनियरिंग वाले कितने? सही है। मेडिकल और बाकी कहाँ से? चल बाकी। ठीक है। तो अगर मैं अपने टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करूं, तो सबसे पहले तो सीए का क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड टेक्निक्स आ रहा है। ठीक है? जो पास में 2 years 2.5 years से एआरटीटी में पढ़ा रहा हूँ। इसके साथ साथ जो लोग ए लेवल्स करके आए, तो ए लेवल्स के अंदर 3 पेपर्स हमारे पास होते हैं। एक होता है S1, एक होता है S2 और एक होता है P1। ठीक है? ये 3 पेपर्स मैंने पढ़ा है अपने पास। इसके साथ साथ वो लेवल्स के अंदर हमारे पास मैथ्स मैंने पढ़ाया है, एड मैथ्स मैंने पढ़ाया है। ठीक है भाई। इसके साथ साथ अगर हम फर्दर बात करते हैं अपने पास, तो एक हमारे पास होता है CSS। ठीक है? CSS क्या होता है? सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज होता है, जो कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है अपने पास एक एग्जाम कंडक्ट करता है 17 डेज की जॉब के लिए। ठीक है ना? तो CSS के अंदर मैंने 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं। एक जिसको हम लोग बोलते हैं जर्नल एबिलिटी, कंपलसरी सब्जेक्ट का पार्ट है जर्नल एबिलिटी। ठीक है ना? और एक हमारे पास है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के अंदर फॉल करता है, उसको हम आपका पेपर होता है अपने पास। ठीक है ना? इसके अलावा बीकॉम के अंदर अगर मैं पार्ट 2 की बात करूं, बीकॉम पार्ट 2 के अंदर मैंने एडवांस एंड कॉस्ट अकाउंट्स मैंने पढ़ाया है, जो कि मैं स्टिल पढ़ा भी रहा हूँ। इसके साथ साथ इनके पास होता है ऑडिट एंड इनकम टैक्स का एक पेपर, ऑप्शनल पेपर होता है। वो मैंने इनको पढ़ाया है। बीकॉम पार्ट 1 के अंदर मैंने जो है वो अकाउंटिंग का पेपर इनको पढ़ाया बीकॉम पार्ट 1 को। और एक हमारे पास आता है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। एक मैंने ये पेपर भी इन लोगों को पढ़ाया है। इसके साथ साथ इंटरमीडिएट की अगर बात करें, तो इंटरमीडिएट के अंदर जो इंटर इंजीनियरिंग वाले हैं उनको मैंने मैथ्स पढ़ाया है। ठीक है ना? जो इंटर कॉमर्स वाले हैं
उनको जो है वो मैथ, स्टैट्स और अकाउंट्स वगैरह मैंने उनको पढ़ाया, ठीक है ना। तो भाई ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था मेरा, और मैंने पास कुछ 7 से 8 साल में किन किन लोगों को पढ़ाया है, जो कि मैं स्टिल पढ़ा भी रहा हूँ, जिसमें से ओ लेवल्स के हो गए, ए लेवल्स के हो गए, बीकॉम वाले हो गए, ठीक है ना, इंटर कॉमर्स वाले हो गए। तो ये सारी चीजें पास में चलती रहेंगी, ठीक है जी। सीए फाइनलिस्ट वो बंदा होता है जो अपना कैफ क्वालिफाई करता है और फिर जो सी फैप में आता है उसके सी फैप के बाकी पेपर्स बाकी होते हैं, अपनी आर्टिकल्स कर रहा होता है, वो सीए फाइनलिस्ट कहलाता है, ठीक है। जब तक आप कैफ के स्टूडेंट हो तो सीए इंटरमीडिएट आपका कंप्लीट होता है, सीए इंटरमीडिएट कहलाते हो आप। और जब कैफ क्वालिफाई कर लेते हो तो फिर जब सी फैप में आते हो तो फिर आप सीए फाइनलिस्ट कहलाते हो, ठीक है। इसके लिहाज से कोई सवाल है तो मुझसे करें, और फिर हम अपने जो है ना मेन ऑब्जेक्टिव पर मूव करते हैं। सीए कोई डिग्री नहीं है, सबसे पहली चीज। बहुत सारे मैंने पोस्ट भी देखे हैं कि सीए किस यूनिवर्सिटी से करना चाहिए, सीए की डिग्री होती है नहीं होती, सीए सर्टिफिकेशन, ठीक है। देखो बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि जो इंटरमीडिएट करके आ रहे हैं, सही ना, वो सोचते हैं कि हम जब सीए के साथ साथ बीकॉम जरूरी है नहीं है, या ग्रेजुएशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं बोलता हूँ कि भाई आप सबसे पहले अपना काम ये करें, आप अपना पहले चार्टर्ड अकाउंटेंसी को अपना जो है ना मेन ऑब्जेक्टिव रखें, सही ना। अगर आपने बीकॉम करने के अंदर शौक भी है, मिसाल के तौर पर अब तो बीकॉम 4 साल का हो गया, ठीक है ना, 2 साल का तो रहा नहीं है, एसोसिएट डिग्री हो गई है उसकी। और अगर आपने बीकॉम करना भी है तो एटलीस्ट आपका जब कैफ क्वालिफाई हो जाए ना, तो उसके बाद एडमिशन ले लेना बीकॉम। उससे होगा ये कि बहुत सारे पेपर्स जो ऐसे होंगे जो तुम यहाँ सीए में पढ़ चुके होगे और बीकॉम में होंगे, तो बीकॉम खैर उस एक्सटेंट तक नहीं होंगे जिस एक्सटेंट तक तुमने यहाँ पढ़े होंगे, बीकॉम में थोड़ा लेवल हल्का होगा, तो तुम जो है वो सेल्फ स्टडी करके भी अपने पेपर्स तुम पास आउट कर सकते हो, ठीक है ना। ना तुम्हें कोई सेपरेट क्लासेस देने की जरूरत पड़ेगी, ना तुम्हें कुछ करना जरूरत पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले तुम्हारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हाँ यार तुमने सीए करना है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सीए के अंदर एडमिशन ले लेते हैं, फिर गलत गाइडेंस मिलती है, बीकॉम की तरफ मूव कर जाते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर के ऊपर तुम्हारी जो कैफ है, कैफ की जो अटेम्प्ट है वो 2 साल में 2 बार आती है। कब कब? सितंबर के अंदर आती है और एक मार्च में आती है। मिसाल के तौर के ऊपर बीकॉम के पेपर होते हैं दिसंबर में, जनवरी में, जनवरी और दिसंबर में बीकॉम के पेपर्स हमारे पास होते हैं। ये तो इस दफा हुए हैं कि अभी फाइनल वाले हुए हैं, वरना हर साल जो होते थे वो दिसंबर में होते थे या जनवरी में होते थे, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर जनवरी में एग्जाम्स है, तो सितंबर वाली अटेम्प्ट कैसे जाया करोगे? यार दिसंबर के अंदर मेरे पास बीकॉम के पेपर है, 7 पेपर देने, 8 पेपर देने, ठीक है। और अगर तुम बीकॉम के अटेम्प्ट पकड़ के चलते हो तो नेक्स्ट तुम्हारी जो मार्च की अटेम्प्ट आ रही होगी तुम उसमें पेपर्स अपने जाया करोगे, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपने करना भी है ना तो एटलीस्ट पहले अपना कैफ करके एक साइड कर दो, ताकि ऐसा हो कि तुम सेल्फ स्टडी करके तुम मतलब कि तुम थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे, अपने आके पेपर्स दे के आ जाओगे, तुम्हें इतना कुछ जो है ना काम करना नहीं पड़ेगा बीकॉम के ऊपर, सही है। लेकिन फिर मैं एक बात बोलूंगा, हमेशा अपना आपने प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही रखना है कि यार मैंने एक सीए करना है, सही है। और बहुत सारी चीजें होती हैं क्योंकि लंबा टाइम पीरियड, ठीक है ना, एक टाइम पीरियड छोटा नहीं है, और एक लंबा टाइम पीरियड है जिसको हमने ना बहुत समझदारी के साथ गुजारना है, सही है। अच्छा, थोड़ा सा पेपर पैटर्न की तरफ मूव करते हैं, और पेपर पैटर्न से पहले मुझे एक बात ये बताओ, थोड़ी सी डिफरेंट बात करते हैं। ओरिएंटेशन सेशन आप लोगों ने लिया, सैलविन ने कंडक्ट किया था, ठीक है ना। फिर आपके पास कल मिस जैनब की क्लासेस भी हुई हैं, काशिफ भाई की क्लासेस भी हुई हैं, और शाजिब भाई की क्लासेस भी हुई, ठीक है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, और मुझे एक बात ये समझ नहीं आती कि जब बच्चा सीए में आया है, ठीक है, अभी तो नन्हे मुन्ने बच्चे हो ना सीए में, ये तो पहला दिन गुजरा, दूसरा दिन है आज तो मुझे एक बात ये बताइए कि सीए होता कैसे है। हम इस बारे में बात नहीं करेंगे कि क्वालिफाई हो जाओगे मर्सिडीज मिलेगी, बीएमडब्ल्यू मिलेगी, ठीक है ना, 25 लाख सैलरी हो जाएगी, 30 लाख सैलरी हो जाएगी, 1 करोड़ रुपए सैलरी हो जाएगी। ये बातें करते ही नहीं है, ठीक है, ये बातें सबको पता है, ठीक है ना। सीए होता कैसे है, पहले तो इस बात का पता चले ना कि सीए होता कैसे। तो आप लोगों के ख्याल में चार्टर्ड अकाउंटेंसी किस तरीके से होगी, जरा मुझे वो बताइए। तो जो मैं समझता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है,
अगर आप लोगों को इसका आंसर नहीं पता, दैट मीन्स कि सर आप अभी जो है ना वो सोच तो लिया कि हाँ यार सीए करना है, लेकिन पता नहीं है कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो मुझे जरा एक बात का अंदाजा बताओ कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी होती किस तरीके से, किस तरीके से पढ़ूंगा, किस तरीके से अपने पेपर पास करूंगा। क्या काम, दही लेके आना, प्याज लेके आनी, लेक्चर देते हैं क्लास में, अच्छा, और सेल्फ स्टडी, अच्छा। हार्ड वर्किंग का मतलब क्या होता है? मेरी आज तक जिंदगी गुजर गई है, आधी जिंदगी तो मेरी गुजर गई है, आधी बची है। तो हार्ड वर्किंग समझ नहीं आता, हार्ड वर्किंग का मतलब क्या होता है? किस चीज में कंसिस्टेंसी रखोगे अपनी, क्लासेस लेने में? हाँ भाई, नहीं सबसे पीछे। आपके बारे में क्या ख्याल है कि सीए कैसे होगा? आप अपना पर्सनल ओपिनियन दें कि सर मैं अपना ये माइंड बना के आया हूँ, मैं इस चीज को फॉलो करूंगा तो मैं अपने पेपर्स क्लियर कर सकता हूँ। ठीक है। और देखो, मैं एक बात बोलूं, हर आम आदमी को, हर आम इंसान को, हम सब आम इंसान है, ठीक है ना, और सबको ना पैसे बहुत अच्छे से तरीके समझ में आते हैं। हमें ये तो समझ आता है कि यार भला उस कंपनी के अंदर सीईओ है, सीएफओ है, 20 लाख रुपए सैलरी है, उसके पास घर भी इतना बड़ा, गाड़ी भी इतनी बड़ी। हमें ये नहीं पता चल रहा ना, हमें ये कोई बता रहा है कि यार वो जो सीएफओ बना है या वो जो क्वालिफाई हुआ है, जो जिंदगी के उसने 5.5 साल, 6 साल, 7 साल लगाए हैं, उस फेज में उसने मेहनत कितनी करी है, हमें ये कोई नहीं बता रहा। हमें कोई ये नहीं बता रहा कि जब वो बंदा फेल हुआ तो उसने किस तरीके से अपने आप को मैनेज किया कि पुराने सब्जेक्ट्स लेने हैं, नए सब्जेक्ट्स कैसे लेने हैं, अपने आपको पढ़ाई कैसे करनी है, हमें ये किसी ने नहीं बताया। हमें ये तो पता है कि मेरा भाई इतना खर्चा होगा, इतने करोड़ रुपए आमदनी होगी, प्रॉफिट ही प्रॉफिट चले जा रहा है। तो एक बात मैं बताता हूँ, सबसे पहले काम आप लोगों ने ये करना है यार, मिसाल के तौर पर अगर डेली रूटीन में आपको बताऊं, एक आइडियल स्टूडेंट की मेरे लिहाज से डेली रूटीन ये होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले वो अपनी क्लासेस जो है ना वो ऑन टाइम ले। बहुत से बच्चे होते हैं कि जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स की तरफ मूव कर जाते हैं किसी भी रीजंस की वजह से, जो कि मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो है ना वो पॉइंट है कि आप एक ऑनलाइन और लाइव क्लासेस से हट जाते हैं। ठीक है, आपका कनेक्शन टीचर से टूट जाता है। जब जब कनेक्शन टीचर से टूट जाएगा तो फिर आपने आधी से ज्यादा मेहनत जो है ना खुद करनी पड़ेगी। ठीक है ना, जब मैं क्लास में हो या ऑनलाइन भी हो तो मेरा भाई आपने जो है ना वो तो टीचर के साथ साथ रहोगे, मसला नहीं है, लेकिन जब रिकॉर्डेड की तरह मूव करोगे ना तो फिर बहुत मसला है। सही है, सबसे पहले चीज आपने अपनी क्लासेस अपने टाइम पर लेनी है। मिसाल के तौर के ऊपर दिन में 24 घंटे होते हैं, कोई ऐसा तो नहीं है ना जिसके दिन में जो 24 घंटे से कम या ज्यादा होता है। 10 बजे से क्लास है और कब तक है? 6 बजे। कितने घंटे हो गए? 8 घंटे होगा सीधे सीधे, ठीक है ना। मिसाल के तौर के ऊपर आपकी 8 आवर्स की क्लास है। जब 8 आवर्स की आपने क्लासेस ली तो 24 घंटे में से 8 घंटे माइनस करें तो अवेलेबल जो टाइम मेरे पास बचा वो कितना बचा? मिसाल के तौर के ऊपर जो बंदे आते जाते हैं, आने जाने में जो है ना 2 घंटे निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं आने जाने का टाइम। ऐसा थोड़ी कि घर से निकलेंगे यहाँ पहुंच जाएंगे, 2 घंटे हमने रास्ते के माइनस कर दिए, 14 आवर्स अवेलेबल बचा। इस 14 आवर्स के अंदर आपसे 5 घंटे सो, 6 घंटे सो, जब समझदार हो गए तो खुद सो गए 5 घंटे 6 घंटे, मुंह में पाने बात नहीं, उनको 8 घंटे सो सुकून से। 8 घंटे सोने के निकालो कितने घंटे बचे? 6 घंटे। अब अगर 6 घंटे आपके पास बचते हैं तो मुझे एक बात बताइए, इस 6 घंटों में से 1 घंटा आप और निकाल दें फालतू टाइम के लिए, ऐसे इन जस्ट का 1 घंटा निकाल दिया, तफरी तफरी में 1 घंटा गुजरा, कितने घंटे बचे? 5 घंटे।
मुझे एक बात बताओ, ये जो रिमेनिंग 5 घंटे बचे हैं इस टाइम में आपने अपना अपने आप की जो है वो सेल्फ स्टडी कर। सीए का कोई फॉर्मूला नहीं है, सीए का कोई फॉर्मूला नहीं है। एक तो सबसे पहली चीज हमारा जो सिस्टम जिस बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं, भले वो इंटरमीडिएट करके आ रहे हो, भले वो ए लेवल करके आ रहे हो, हम ना एक चीज के गुलाम बन चुके हैं, और उस गुलाम का नाम है सेलेक्टिव स्टडीज, पास्ट पेपर्स, है ना। ए लेवल में भी ऐसे होते हैं ना यार, हम पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करते हैं। इंटरमीडिएट में भी ऐसा होता है, 5 ईयर 10 ईयर ले लेते हैं, सॉल्व पे मिल जाती है, ज्यादा कुछ हुआ तो सॉल्व से हिसाब के पेपर दे आएंगे, 80% लेके आएंगे, और जो है ना वो खूब चौड़ा के घूमेंगे गगन के अंदर, बेटा 80% लेके आया, ये नहीं पता कि 5 ईयर फाड़ के पेपर दे के आया है। ऐसा यहाँ नहीं चलेगा। तो ऐसा यहाँ नहीं चलेगा, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है सिंपल, आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है कि मेरा भाई, अगर आप 8 घंटे अपनी क्लासेस को देते हो ना, और 5 घंटे आप अपनी स्टडीज को देते हो, सेल्फ स्टडी को, टोटल 13 घंटे हो गए। अगर 24 घंटे में से आपने 13 घंटे माइनस करे, कितने घंटे बचे? 11 घंटे। मुझे एक बात ये बताओ, तुम अपने फ्यूचर को 13 घंटे दे रहे हो और अपने फ्यूचर के ना होने को 11 घंटे दे रहे हो, ठीक है? तो ये सेटिस्फेक्शन वाली बात है या नहीं है ना? लेकिन मिसाल के तौर के ऊपर आप सिर्फ इसी तक रहे कि यार मैं सिर्फ 8 घंटे क्लास लूंगा और बस जो होगा देखा जाएगा, ठीक है? उस 8 घंटे क्लासेस में भी जो मंथ का पहला दिन होगा, पहला मंथ होगा, उसमें मैं कंसिस्टेंसी के साथ क्लासेस दूंगा। जो दूसरा मंथ होगा उसमें मैं 3 क्लास लूंगा, एक क्लास रिकॉर्डेड पे लेके जाऊंगा, फिर होगा कभी 2 क्लासेस ले रहा हूँ, 2 क्लासेस रिकॉर्डेड पे चल रही होंगी। एट द एंड क्या होगा, जब पेपर का टाइम आ रहा होगा तो बंदा पूरा रिकॉर्डेड पर होगा, ठीक है? उसके पेंडिंग लेक्चर्स इतने पड़े हुए होंगे, सही है ना? तो कहने का मकसद ये है भाई कि सीए किसी फॉर्मूले से नहीं होता, सीए कोई रट्टा मार के नहीं होता, कोई एडिशनल मेहनत नहीं करनी। मैंने ये नहीं बोला कि भाई ये 24 घंटे, 24 घंटे में से 20 घंटे पढ़ोगे तो सीए होगा, 4 घंटे सोना, सिर्फ 4 घंटे दूसरे काम करना, ऐसा थोड़ी बोला मैंने क्या बोला कि सिर्फ भाई 8 घंटे की क्लासेस हैं, ठीक है? 8 घंटे की क्लासेस लेने के बाद 5 घंटे रोज पढ़ लो। अगर डेली पढ़ने की आदत नहीं है तो सॉरी टू से, सीए बहुत से ज्यादा मुश्किल है। आपने इतना सोचा नहीं होगा सीए इतना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। हाँ, सीए उस बंदे के लिए आसान है जिसने ये 5 घंटे रोज निकाले क्लासेस लेने के साथ, ठीक है ना? तो इस चीज को अपने जहन में आप लोगों ने याद करना है कि मेरा भाई कुछ भी हो जाए, आपने सेल्फ स्टडीज को अपने पास नहीं छोड़ना, ठीक है? अच्छा, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी, जब आप खुद बड़े हो जाओगे तो आपको पता चलेगा हाँ यार ये 5 घंटे नहीं पढ़ूंगा, 6 घंटे पढ़ूंगा। कैफ में आ जाओगे तो 6 घंटे हो सकता है पढ़ लो, ठीक है? फाइनल्स में आ जाओ तो हो सकता है 7 घंटे पढ़ लो, या अपने टाइम के हिसाब से मैनेज कर लो, वो जब तक तुम खुद समझदार हो जाओगे। अभी के लिए तुमने करना ये है कि अगर 8 घंटे की क्लासेस तुमने लेनी है तो उसके साथ साथ 5 घंटे तुमने सेल्फ स्टडी अपने पास करनी है लाजमी। अगर नहीं करोगे तो फिर बीकॉम पक्का करने की इरादा कर लेना कि भाई बीकॉम पास तो कर लूंगा, बीकॉम कम से कम, ठीक है ना? तो इस तरह की चीजें अपने पास तुमने करनी है। अच्छा, अब सर अगर हम कोर्स आउटलाइन देख लें सबसे पहले, इसको छोड़ो, कोर्स आउटलाइन देखते हैं। और कोर्स आउटलाइन में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मैं आपको किस तरीके से पढ़ाऊंगा, क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड टेक्निक्स हम किस तरीके से पढ़ेंगे, और फिर हम उसकी तरह रिजल्ट वगैरह भी कंपेयर करते हैं कि आईकेप का रिजल्ट, एक तो आईकेप को मोहब्बत बहुत है हमारे सब्जेक्ट से, जो हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं आईकेप को मोहब्बत बहुत है। 40-45% से इसका रिजल्ट ऊपर ही नहीं आके दे रहा है। 40-45% का मतलब ये कि अगर 100 बंदे पेपर दे रहे हैं तो सिर्फ 45 बच्चे पास हो रहे हैं, 55 बच्चा फेल है, ठीक है ना? मेजोरिटी स्टूडेंट्स फेल है। तो हम क्यों किस तरीके से पढ़ेंगे? सबसे पहली चीज, हम अपने पास जो है वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेंगे डे 1 से। डे 1 से सबसे पहले हम बेस करेंगे अपने पास कॉन्सेप्ट को। रट्टे वाली तो कोई चीज है ही नहीं हमारे पास कि मेरा भाई ये ऐसे ही होता है और ऐसे ही करके चला जा, ऐसे ही नहीं होता। कोई भी चीज ऐसे ही फजूल में नहीं होती, ठीक है ना? उसके पीछे एक लॉजिकल होती है या कोई प्रूवन बात होती है, सही है? तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेंगे डे 1 से। इसके साथ साथ हम प्रैक्टिस करेंगे क्लास में। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको अपने हैंडआउट्स प्रोवाइड करूंगा। आप लोगों ने कोई एडिशनल बुक परचेज नहीं करनी। मैं चाहूँ आपको भी 5 बुक दिखवा दूँ, यहाँ जाके परचेज कर लो। 2-2 हज़ार रुपए की एक बुक में बच रहा है, 10,000 रुपए तो बुक्स में ही चलेगा, और कोई नहीं पढ़ के आएगा। एक बुक लोग नहीं पढ़ते, स्टडी टेक्स्ट लोग नहीं पढ़ते, ठीक है ना? तो मैं आपको अपने सेपरेट हैंडआउट दूंगा, पीडीएफ फाइल में दे दूंगा या हार्ड कॉपी में दे दूंगा, जैसा भी आप लोगों के लिए पॉसिबल होगा, ठीक है ना?
फिर इसके साथ साथ मैं आप लोग को दूंगा असाइनमेंट। मैंने हर चैप्टर वाइज जो है वो 150, 200, 300 का एमसीक्यूज का मैंने असाइनमेंट आप लोग के लिए बनाया हुआ है, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो जब असाइनमेंट आप लोग कंपेयर करेंगे डेली बेसिस के ऊपर, मैं आपसे अपडेट लेता रहूंगा, वीकली बेसिस के ऊपर हम असाइनमेंट के ऊपर डिस्कशन करते रहेंगे। जब वीकली बेसिस के ऊपर असाइनमेंट डिस्कशन करते रहेंगे, एक टॉपिक हमारे हमने क्लास में कॉन्सेप्ट किए तो प्रैक्टिस क्लास में करी, असाइनमेंट ले लिया, असाइनमेंट डिस्कशन हो गया। असाइनमेंट डिस्कशन के बाद अब हमारा टाइम आता है क्विज़ेस का। यहाँ पे क्विज़ेस दूंगा, कोई आसान चैप्टर है तो मिनिमम 2 क्विज दूंगा, कोई मुश्किल चैप्टर है तो 4 क्विज भी दूंगा, 5 क्विज भी दूंगा। ठीक है, जब क्विजेस हो जाएंगे तो क्विजेस में कुछ सवाल ऐसे होंगे जो आप लोगों से नहीं होंगे, तो फिर उसका क्विज डिस्कशन भी रखेंगे हम लोग। उसका क्विज डिस्कशन करने के बाद मैं आप लोगों को सेपरेट डिस्कशन टाइम भी दे दूंगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में सवाल नहीं करते, शर्माते हैं कि यार मैं सवाल करूंगा तो बड़ा वाला हंसेगा मेरे ऊपर कि ये सवाल क्या कर रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल गलत अप्रोच है। बिल्कुल ऐसा सोचना नहीं चाहिए। आपने अपनी सीट के पैसे भरे, अपने पढ़ने के पैसे भरे, आपको कोई चीज समझ नहीं आया तो आप पूछो भाई, दूसरे के इंतजार में नहीं रहो। सही है, अगर फिर भी नहीं पूछ सकते हो तो भाई सेपरेट डिस्कशन टाइम ले लो। ठीक है, मैं आपको सेपरेट टाइम दे दूंगा, आप उसमें पढ़ सकते हो मेरे पास। ठीक है, इसके साथ साथ अगर तब भी नहीं कर सकते भाई, आप मुझसे व्हाट्सएप पे क्यूज डिस्कस कर सकते हैं। कोई सवाल आपको समझ नहीं आ रहा, मुझे पिक्चर भेज दें और मैं उसका जो है वो कोशिश करूंगा कि आप लोगों को सॉल्यूशन शेयर कर दूं या समझा दूं, कोई वॉइस नोट शेयर कर दूं। ठीक है ना, इसके साथ साथ ये जब पूरा कोर्स में हम कर लेंगे तो 9th पॉइंट के ऊपर हम लोग करेंगे रिवीजन। जब कंप्लीट सिलेबस का हम लोग रिवीजन कर लेंगे, एक बार पूरा किया हमने, क्लासेस ली, असाइनमेंट किया, असाइनमेंट डिस्कशन करी, क्विज़ेस किया। ठीक है, उसके बाद हम दोबारा से गो थ्रू करेंगे। मैं आपका, जैसे आपकी अटेम्प्ट आ रही दिसंबर की, ठीक है, अक्टूबर का एंड मैं आपका कोर्स वाइंड अप कर दूंगा। ठीक है ना, इंशाल्लाह। तो फिर नवंबर क्या करेंगे, दिसंबर के मिड में पेपर है 20 तारीख से 18 तारीख से 15 तारीख से, तो 1.5 महीना क्या करेंगे, 1.5 महीना क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, फिर सारी चीजों को रिवाइज करेंगे। अच्छा सर क्या करेंगे, जो रेगुलर क्लास में किया था वही करेंगे? नहीं, एडिशनल चीजें करेंगे। ठीक है ना, रिवीजन वगैरह के हैंड आउट, क्वेश्चंस वगैरह सारी चीजें डिफरेंट होंगी। इसके साथ साथ जब रिवीजन हम अपने पास कर लेंगे तो एक और चीज शुरू होती है जिसको हम लोग बोलते हैं, मैं बोलता हूँ ग्रैंड क्विज़ेस। दो दो तीन तीन चैप्टर के, पहले तो इंडिविजुअल चैप्टर्स के हमने देखे थे, फिर दो दो तीन तीन चैप्टर रिवाइज करते रहेंगे, उनके ग्रैंड क्विज में लेता रहूंगा। ठीक है ना, फिर जब ग्रैंड क्विजेस कंप्लीट हो जाएंगे, जब कुछ नहीं बचेगा हमारे पास करने को, फिर मैं आपका दूंगा ग्रैंड मॉक। इसमें से आज मैंने जून वालों का मॉक लिया। ठीक है ना, अभी मेरे पास ये फाइल के अंदर इनके मॉक्स भी पड़े हुए। ठीक है, मैं अभी लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो भाई ये वो सारी चीजें हैं जो हम एक 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे इन सारी चीजों के ऊपर। अगर इसमें किसी ने नोट करना है, कुछ पूछना है मुझसे तो पूछ सकते हो, और फिर थोड़ा सा फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जी, कुछ नहीं पूछना, सब अमन फल्ला सुकून जिंदगी में। अच्छा जी, एक और चीज और, एक मैं मेन पॉइंट समझता हूँ कि रीजंस ऑफ फेलियर। रीजन ऑफ फेलियर का मतलब क्या है, फेल होने की जो है वो वजूहत क्या क्या है, क्या क्या हो सकती हैं आप लोगों की नजर में। एक बच्चा फेल हो गया क्यूएम का, ये सारी चीजों से करेंगे, फिर भी फेल हो गया, फिर और देखो, मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, ठीक है,
कुछ पिछले 2.5 सालों के अंदर मैं 15-16 बैचेस में पढ़ा चुका हूँ। मैंने एक बात ऑब्जर्व करी है, बच्चा आपके साथ है, ठीक है, हैंड आउट प्रैक्टिस आपके साथ है, भले रिकॉर्डेड लेक्चर ले रहा है, ऑनलाइन ले रहा है, फिजिकल ले रहा है, असाइनमेंट शुरू हुआ, गायब असाइनमेंट, भाई अबू करेंगे सॉल्व दिए, भाई अबू ने सीए नहीं करना, तुम लोगों ने सीए करना, ठीक है ना। असाइनमेंट डिस्कशन हो रही है, क्लास में 100 बच्चा है, 50 बच्चा बैठा हुआ है, तो मतलब कचरा तो ऐसे ही फारिग हो गया, असाइनमेंट डिस्कशन में ही फारिग हो गया, क्विज़ेस तक तो दूर की बात है, तो जो असाइनमेंट में होंगे वो क्विज़ेस तक कुछ पहुंचेंगे कुछ नहीं पहुंचेंगे। तो रीजन ऑफ फेलियर में सबसे पहला रीजन, आईकैप का एग्जामिनर बार बार एक बात चिल्लाता है, जब भी एग्जाम्स होते हैं सबसे पहला कमेंट सेम कमेंट होता है हर साल, क्या लिखा मैंने, सेलेक्टिव स्टडी। भाई क्यूएम में मैं बता देता हूँ 8 चैप्टर है इंपॉर्टेंट, 9 चैप्टर है इंपॉर्टेंट करके चले आओ, पेपर पास हो जाएगा क्या? नहीं, ये आईकैप है, ये इंटरमीडिएट नहीं है कि वो एक साल आ रहा है एक साल नहीं आ रहा, इस साल जरूर आएगा, हर साल आता है इस साल जरूर आएगा, नहीं पिछले 2 सालों में आ गया इस साल नहीं आएगा, नहीं आएगा इस साल नहीं करके जाएंगे, ऐसा थोड़ी है कोई। ठीक है, सबसे पहला काम जो आईकैप का एग्जामिनर बार बार चिल्लाता है, बोलता है स्टूडेंट फेल हो रहा है सेलेक्टिव स्टडी की वजह से। अच्छा, जब सेलेक्टिव स्टडी है तो सेकंड उसके पास जो एग्जामिनर का कमेंट होता है वो बोलता है लैक ऑफ नॉलेज। सेलेक्टिव स्टडी का ही तो लैक ऑफ नॉलेज भी साथ में उसके पास, ठीक है, उसको नॉलेज ही नहीं पूरे कोर्स की। इसके साथ साथ तीसरा अपने पास वो कमेंट देता है लैक ऑफ प्रैक्टिस, उसकी प्रैक्टिस ही नहीं है। देखो कॉन्सेप्चुअल बेस चीजें करने से, मैं तुम्हें फाइनेंशियल मैथमेटिक्स कराऊं, तुमने सारे कॉन्सेप्ट लिए हुए हैं लेकिन तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं है, तुम फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का सवाल अटेम्प्ट नहीं कर सकते, करोगे भी तो बहुत टाइम में करोगे, 5 मिनट में एक सवाल अटेम्प्ट करना था, तुम 15 मिनट में अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली साउंड तो हो लेकिन तुम्हारी क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है, तो मसला हल नहीं है इस केस के अंदर, ठीक है ना। चौथी चीज, आपकी जो लर्निंग है वो करेक्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। ये 4 ऐसे रीजन हैं जिसको आपने अगर ओवरकम कर लिया तो पेपर इंशाल्लाह आपका कभी फेल नहीं हो, ठीक है ना। और इन 4 रीजंस को ओवरकम करने की जो सीक्वेंस है वो मैंने इसके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपको लिख के दी हुई है। एक काम ये करोगे कि इन जो मैंने सीक्वेंस लिख के दिया आपको उसको कॉपी करें अपने पास, और एक रीजन ऑफ फेलियर को जरा अपने पास कॉपी करें, ठीक है। और एक बात और, क्योंकि हम अब बहुत बड़े एक सफर पे निकले सीए करने के, ठीक है ना, जाहिर सी बात है हर बंदा सीए तो नहीं करता, ठीक है। तो होगा ये कि जब आप इतने बड़े एक सफर पे निकले हो तो जरा अल्लाह ताला से अपना कनेक्शन जो है ना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो। हम मुसलमान तो हैं लेकिन हम सिर्फ नाम के मुसलमान है भाई। नाम के मुसलमान का मतलब क्या है? नमाजें हम नहीं पढ़ते, रोजा हम नहीं रखते, दूसरों की मदद हम नहीं करते, ठीक है। तो इस तरह के से मामला जो है ना फिर थोड़े से खराब होते जाएंगे। कोशिश ये करें कि नमाजें एटलीस्ट जो है ना आप लोग पाबंदी के साथ पढ़ें, सही है ना। हम पे ही फर्ज नहीं है नमाजें यार, जिन पे फर्ज नहीं है ना उनसे हिसाब किताब भी नहीं है, हमसे हिसाब किताब होगा, ठीक है। और सबसे ज्यादा इबादत जो अल्लाह ताला को पसंद है वो जवानी की इबादत पसंद है, ठीक है ना। जब कब्र में सवाल किए जाएंगे तो उसमें मेरे ख्याल में ये सवाल भी है कि तुमने अपनी जवानी कहाँ गुजारी, ये नहीं बोलोगे वहां पे किसी ये कर रहा था, ठीक है। ये सब दुनियावी चीजें दुनिया में रह जाएंगी, तो हमने अपनी आखिरत भी संवारनी है। तो कोशिश ये करें कि नमाज जो है ना वो टाइम पे अदा करें। भाई फर्ज ही पढ़ के आ जाओ ना, कौन कह रहा है पूरी नमाज पढ़ो, फर्ज ही पढ़ के आ जाओ, कितनी देर लग रही है? 10 मिनट मैक्सिमम, 10 मिनट, 4 फर्ज पढ़ने मैक्सिमम 10 मिनट यार। तो इस चीज को अपने पास कॉपी करें, बस फिर हम थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं। सेलेक्टिव स्टडी का मतलब ये है कि पूरे कोर्स में 20 चैप्टर है, बंदा 20 चैप्टर करके ही नहीं जा रहा, असल में मसरूफियात ज्यादा है ना, पिक एंड ड्रॉप सर्विस की फैसिलिटी भी अवेलेबल हो गई है, फिर दोस्ती हो जाती है तो फिर जो ना वो सीए करने का प्रोग्राम दूर रह जाता है, कुछ और करने का प्रोग्राम हाई हो जाता है, फिर दूसरे मसरूफियात आ जाती है, कभी नानी बीमार हो गई तो बच्चा गया, कभी खाला के घर में कदर हो रहा तो बच्चा गया, कभी कदर की शादी होती तो गए 10 दिन,
तो फिर ये सिलेक्टिव स्टडी का मतलब ये है कि भाई 20 दिन 20 चैप्टर है, 20 चैप्टर आप कवर ही नहीं कर रहे, 5 चैप्टर 8 चैप्टर 10 चैप्टर करके जा रहे हो, ये सिलेक्टिव स्टडी। भाई ये इंपॉर्टेंट नहीं, यही करके चले आऊंगा। आईकेप का पेपर आते ही वहीं से जहां से हम नहीं सोचते, आईकेप का पेपर आता ही उस जगह से जहां आप सोचते नहीं हो यार ये तो लेस इंपॉर्टेंट एरिया है। आईकेप बोलता है बेटा मैं वहीं से पूछूंगा। उसको पता है, हमें उसको ये बात पता है कि जो बच्चा एडमिशन लिया है इसने ये किस किस बैकग्राउंड से आ रहा है, उसको सारे बैकग्राउंड को पता है, और उसको यही पता है कि कौन कौन सी चीजें वो करके आ रहा है। ठीक है ना। तो इसीलिए आईकेप का एग्जामिनर पूछता ही वहां से जहां पे आपका गुमान भी नहीं होता। सेलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है, सारे रीजन ऐसे हैं जो नहीं करने हैं। जब डेली सुबह उठो तो ये सोचना कि मेरी मर्सिडीज नीचे खड़ी हुई है और आज तो सैलरी क्रेडिट होने वाली है 20 लाख रुपए मेरा भाई, तो उससे पहले जरा ये एग्जामिनर कमिट्स पढ़ लेना, रोज उठ के पढ़ना है इसको। जी, इसके साथ जॉब बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। हाँ आप एक आध ट्यूशन पढ़ा सकते हो अपने पास। अगर आप जॉब करने का सोचोगे कि मैं जॉब कर लूँ, मैं नाइट की शिफ्ट कर लेता हूँ और मैं ये कर लेता हूँ, तो फिर स्टडी कब करेगा? सारी बात ये है। ओ भाई बिल्कुल बेकार चीज है ये। फर्स्ट के 1-2 मंथ की तो मेन बेसिक है, तो तुम्हारी बेस है। अगर फर्स्ट के 1-2 महीने आपने जॉब पे लगा दिए तो समझ लो आपको पता ही नहीं कि हो क्या रहा है क्लास के अंदर। फिर जब तक समझ में आएगा क्लास में हो क्या रहा है, पेपर का टाइम आ जाएगा। फिर एक अटेम्प्ट छोड़ के मार्च अटेम्प्ट की तैयारी करना, फिर दिसंबर अटेम्प्ट छोड़ के। जी और कोई सवाल? बस कॉपी कर लिया आप लोगों ने? जी, पेपर ड्यूरेशन 2 घंटे की। अभी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, अभी आगे चलते हैं। यार अब क्योंकि टाइम रिड्यूस हो गया है, ठीक है ना, और 2-2 घंटे के हमेशा पेपर सब हो रहे हैं, सही है ना। कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ है। साइंटिफिक कैलकुलेटर में एक कैलकुलेटर इसको हम लोग बोलते हैं क्लास बेस। ब्लैक कलर रेड कलर से ना क्लास बेस लिखा हुआ होता है। ब्लैक कलर का कैलकुलेटर होता है, उसके ऊपर क्लास बेस लिखा हुआ होता है। तो वो ये जो केसीओ का सिल्वर वाला कैलकुलेटर है, या केसीओ का जो सेकंड एडिशन कैलकुलेटर ये एग्जाम में अलाउ है, तो क्लास बेस का कैलकुलेटर है ये एग्जाम में अलाउड नहीं है। ठीक है ना, तो ये आप लेके नहीं जाना है आपको, ना इसको यूज करें। हाँ, कोई रीजन नहीं है इसका, इसका कोई रीजन नहीं है, बस ऐसी क्राइटेरिया है क्या इसका, सही है ना। अच्छा जी, थोड़ा सा हम आगे मूव करते हैं। सर हमने ये बात तो सीख ली कि सर ये जो राइट हैंड साइड पे चीजें लिखी हुई है हमने नहीं करनी, जो लेफ्ट हैंड साइड पे चीजें लिखी हुई है हमने करनी है। एक और बात, एग्जाम लेवल के लिहाज से मेरा एक अपना लेवल है। मैं बोलता हूँ सर एग्जाम लेवल जो है ना वो 4 है, डिफिकल्टी लेवल 4 के एग्जाम्स में टेस्ट होंगे। तो हम कहाँ तक की प्रैक्टिस करेंगे? 4 तक की। तो 4 कर लेते हैं, मुनासिब हो जाएगा। कुछ 5 कर लें, चलो मुनासिब हो जाएगा, पेपर पास कर लेंगे। 6 कर लेते हैं, नहीं, हम जो क्लास में जो डिफिकल्टी लेवल अचीव करेंगे अपना, मैं आपको डिफिकल्टी लेवल 7 तक लिखूंगा, ताकि जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है वो एक स्टेप और आगे जाए, और जो बिलो एवरेज स्टूडेंट है वो कम से कम इतना हो जाए कि यार अपना पेपर पास करके आए। ठीक है, इस डिफिकल्टी लेवल 7 तक जाने का मकसद ये है, कराने का मकसद ये है कि जब आप एग्जाम्स में जाओगे ना, कोई चीज आपको नई नजर नहीं आएगी। आपको लगेगा यार इससे मुश्किल चीजें तो मैं अपने पास पीछे क्लास में करके आ रहा हूँ, ये तो मेरे लिए बच्चों वाला काम है, तो मैं निकाल लूंगा। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे 2 घंटे का पेपर है, तो मेरा एक आइडियल स्टूडेंट जिसने ये सारी चीजें गाइडेंस फॉलो करी हुई है, वो 1.5 घंटे में अपना पेपर करके आधे घंटे में अपना पेपर रीचेक भी कर लेगा। ठीक है, तो इसीलिए मेरा मकसद होता है कि मैं एक डिफिकल्टी लेवल 7 तक लेके चलूँ आप लोगों को, और जो है ना उसके उसके लिहाज से प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, एक बात और, जरा रिजल्ट्स के ऊपर बात करते हैं। एमसीक्यू बेस्ड होता है, थ्योरी बेस्ड होता है। अहमद अभी आगे आ रहा है, ठीक है, ये इंटरनेट
अहमद ऊपर जाओ, एडमिन में मार्क्स को बुला कर लीजिए। बच्चों 2 मिनट रुकना, ठीक है। ओके भाई, तो सर रिजल्ट्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैंने आईकेप का रिजल्ट आप लोग के सामने रखा। आईकेप का जो रिजल्ट है वो क्यूएम का जो है वो 40 to 45% रिजल्ट आता है, ठीक है। सर एआरटीटी बिजनेस स्कूल का रिजल्ट, अपना रिजल्ट की बात कर लेता हूँ, ठीक है। एआरटीटी बिजनेस स्कूल से जब दिसंबर 2020 था, तो मेरा क्यूएम का रिजल्ट जो है वो 96% आया था, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमारे पास आया मार्च 21 के अंदर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, ये 98% के ऊपर आया। मार्च के बाद जब मैं बात करूं जून 21 की, अगेन से जून 21 के अंदर ये परसेंटेज कांस्टेंट रही, ठीक है, 98% पे ही रहा। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं सितंबर 21 की, सितंबर 21 में थोड़ी सी इंक्रीज हुई है और 99% रिजल्ट हुआ। 1% कौन बच्चा फेल हुआ और उस बारे में डिस्कशन करेंगे ताकि तुम लोगों को पता चले कि इसने क्या किया क्या नहीं किया, ठीक है। फिर आया दिसंबर 21, दिसंबर 21 में अगेन ये थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ, 98% तक आया, ठीक है। फिर एक हमारे पास अभी आई है पीआरसी के अटेम्प्ट, जिसको मार्च और मई में पेपर बच्चों ने दिए, और मार्च और मई के पेपर से मिला के ये पेपर 95%, ठीक है। जून के बच्चे पेपर देंगे अपने 20 तारीख से, ठीक है ना। तो सर रीजंस क्या है? रीजन क्या है कि भाई कि आईकेएम का रिजल्ट 40-45% है, हमारा रिजल्ट उसमें जो है मैं आपसे कह रहा हूँ 98-99% आ रहा है। और वो एक बच्चा वो फेल कैसे हुआ? वो जो एक स्टूडेंट है वो फेल कैसे हुआ? वो कुछ काम करता था, उस काम में सबसे पहली चीज, वो एक रेगुलर स्टूडेंट था, एक विजिटिंग स्टूडेंट था। विजिटिंग स्टूडेंट का मतलब क्या? हफ्ते में 1 दिन नजर आता है, 2 दिन नजर आता है, 6-7 दिन गायब रहता है, ठीक है ना। कभी 10 दिन में 2-3 दफा नजर आ गया, बाकी दिन गायब, ठीक है। कुछ पढ़ो कुछ किया है, वो कुछ नहीं किया है, टाइम पास किया है और कुछ नहीं किया है, ठीक है ना। वो बच्चा था विजिटिंग स्टूडेंट। बोलो क्विजेस दिए, क्विजेस तो नहीं दिए। असाइनमेंट सॉल्व किया, असाइनमेंट में 200 सवाल है, 50 सवाल सॉल्व करके बैठा हुआ है। भाई जो 50 तुमने स्टार्टिंग करे वो बेसिक है, आगे बढ़ोगे तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा ना। तो आराम से 50 सवाल करके खुश हो गया भाई, असाइनमेंट सॉल्व हो रहा है। सॉल्व नहीं हो रहा, आगे चलोगे तो पता चलेगा। क्विज़ेस नहीं दी हुए, असाइनमेंट्स की डिस्कशन नहीं लीनी, ठीक है ना। तो ये वो सारी चीजें हैं जो उस बच्चे ने नहीं करी और जिसकी बेसिस के ऊपर वो पेपर अपना फेल किया, सही है। तो कोशिश ये करनी है मेरा भाई, जो रीजंस ऑफ फेलियर मैंने आपको लिखवाए हैं उसको नहीं करना है, और जो चीजें मैंने आपको लिखवाई हैं उस चीज को हमने फॉलो करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई हम पढ़ेंगे किस तरीके से, ठीक है। अब थोड़ा हम कोर्स की तरफ मूव करते हैं। कोई सवाल है तो मुझसे कर लो, वरना फिर हम आगे मूव करते हैं। हाँ नहीं, ये आईकेएप के रिजल्ट के पेपर है। जो मेरे जैसे मिसाल के तौर पर 50 बच्चा क्लास में है और 50 बच्चा पेपर देने गया, 2 बच्चा फेल हुआ या 1 बच्चा फेल हुआ, मैं बोलूंगा यार 98% रिजल्ट आया मेरा, एक ही तो फेल हुआ। या 2 बच्चे फेल हो रहे हैं, मैं बोल दूंगा यार मेरा 96% रिजल्ट आ रहा है।
हम रिजल्ट कंपाइल करते हैं ना, जब रिजल्ट आता है आईकेप का तो हमें पता होता है कि यार किस किस बच्चे ने पेपर दिए हो, वो पेपर के अंदर उसने क्रेडिट हासिल किया, पेपर पास किया अपना, तो वहाँ पर लिस्ट बनी होती है, उसमें उस लिहाज से हमें पता चलता है कि हाँ यार कितने परसेंट रिजल्ट आया, कितने परसेंट रिजल्ट नहीं आया। सही है। अच्छा एक और बात, क्योंकि क्लास में इंटरमीडिएट वाले बच्चे भरपूर हैं, एक बात मैं बता दूं, जो 95% जो इस अटेम्प्ट में रिजल्ट आया है, जो 5 बच्चे फेल हुए हैं, 5% बच्चे फेल हुए हैं, उसमें टोटल इंटरमीडिएट वाले, टोटल इंटरमीडिएट वाले। मुझे एक बात समझ नहीं आती यार, मैं अभी उर्दू बोल रहा हूँ ना, उर्दू सबकी समझ आती है, अभी मैंने ऊपर बताया है कि क्या क्या चीजें नहीं करनी, क्या क्या चीजें करनी है, ये फिर समझ नहीं आ रही। ऐसा क्यों होता है, मुझे एक बात मुझे बताओ, ऐसा क्यों है? एक बच्चे को समझाया जा रहा है मेरा भाई सीए कर, सीए कर, हाँ नाम का सीए कर रहा है वो, अभी स्टेटस डालने का चार्टर्ड अकाउंटेंट डूबी का, ठीक है ना, बस वो स्टेटस तक ही रहेगा, वो इसके अलावा और कुछ नहीं रहेगा। तो ये उर्दू समझ क्यों नहीं आती बच्चे को? मेरी मेरी समझ नहीं आई आज तक ये बात, कि भाई ये उर्दू जो है ना वो क्यों समझ नहीं है। तो बंदा चाइनीज बोल रहा हो तो चलो बात समझ में आती है कि समझ नहीं आ रही चाइनीज की बात, यार उर्दू समझ नहीं आती लोगों को। तो कोशिश ये करनी है मेरा भाई कि आप लोगों ने ना ये चीजें नहीं करनी, सही है ना। अच्छा टोटल कोर्स आउटलाइन की तरफ मूव कर आओ। अब काम की बात है, कॉपी करेंगे आप लोग मेरे साथ साथ, सही है ना। जी मैम, हाँ हाँ बैठ जाओ बैठ। अच्छा तो थोड़ा कोर्स आउटलाइन की तरफ मूव करते हैं। देखो क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड टेक्निक के अंदर टोटल जो चैप्टर्स हैं वो है 15 चैप्टर है क्यूएम के अंदर। उन 15 चैप्टर्स, क्योंकि क्यूएम का सिलेबस दो चीजों में बाइफरकेटेड है, मैथ्स पोर्शन में और स्टैट्स पोर्शन के अंदर, ठीक है ना। तो मैथ्स पोर्शन के अंदर अगर मैं बात करूं, मैथ्स पोर्शन के अंदर 6 चैप्टर्स हैं हमारे पास, और स्टैट्स पोर्शन के अंदर 9 चैप्टर्स हैं। पहले कोर्स आउटलाइन डिस्कस करते हैं, फिर पेपर पैटर्न की तरफ मूव करेंगे कि पेपर किस तरीके से आता है, पेपर में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या नहीं होती, ठीक है ना। अच्छा अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज बात करूं तो मैथ्स जो है वो 40% है हमारा, और स्टैट्स, जब एएफसी था, पीआरसी नहीं थी, जब एएफसी था तो ये ग्रेड बराबर की थी, 50% मैथ्स होता था और 50% स्टैट्स होता था। लेकिन क्योंकि जब पीआरसी अप्रूव हुआ है तो स्कीम रिवाइज हुई है, कोर्स भी रिवाइज हुआ हमारा, उसके अंदर हुआ ये है कि स्टैट 60% हो गया और मैथ्स 40% हो गया, ठीक है ना। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड टेक्निक्स का कोर्स है वो 5 ग्रेड्स के ऊपर बाइफरकेटेड है। कितनी बार? 5 ग्रेड्स के ऊपर है। पहली ग्रेड जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक मैथमेटिक्स की। सेकंड ग्रेड हमारे पास जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल मैथमेटिक्स की। थर्ड ग्रेड हमारे पास जिसको हम लोग बोलते हैं डेटा एनालिसिस की। फोर्थ ग्रेड हमारे पास जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एंड फिफ्थ ग्रेड हमारे पास जो आती है उसको हम लोग बोलते हैं सैम्पलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। क्यूएम का जो कोर्स है वो 5 ग्रेड में बाइफरकेटेड है।
हाँ ये ग्रिड्स बनाई हुई हैं क्या, जिसमें से बेसिक मैथमेटिक्स जो है वो 10 से 20 मार्क्स का टेस्ट होता है एग्जाम में। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स जो है वो 15 से 25 मार्क्स का टेस्ट होता है तुम्हारे पास। इसके बाद जो डेटा एनालिसिस है तुम्हारे पास, वो टेस्ट होता है 20 से 30 मार्क्स का। प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट होता है ऑन एन एवरेज 15 to 20 मार्क्स का। और डिसीजन मेकिंग टेस्ट होता है आपके पास 20 to 25 मार्क्स का। तो ये 5 ग्रेड्स हैं और 5 ग्रेड्स के अपने साथ साथ वेटेज भी है कि एग्जाम में कौन कितने मार्क्स का टेस्ट होगा। ठीक है ना, तो कॉपी करें। फिर हम इंडिविजुअल ग्रेड्स को देखते हैं कि कितने चैप्टर्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन से नहीं है, और एक ओवरव्यू लेते हैं सबका। ये टॉपिक्स नहीं है, ये ग्रेड्स बनी हुई है। इनमें टॉपिक्स अलग जैसे बेसिक मैथमेटिक्स है 4 चैप्टर है उसके अंदर, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स है 2 चैप्टर्स है उसके अंदर। ठीक है, इस तरीके से ये मेन हेड है तुम्हारे पास, तुम्हारा समझ। डन, कॉपी हो गया, आगे बढ़े। इंटर मेडिकल वाले कितने आइडेंटिफाई कराओ दोबारा से, 1 2 3 4 5 6। मेडिकल वालों को एक फोबिया होता है, एक डर होता है। किस बात का? हाँ, तुम भी मेडिकल वाले, तुम्हें कैसे पता? सवाल तुम्हें भी है ना, तुम इंटर कॉमर्स वाले हो ना, इंजीनियरिंग वाले हो, गलती से इंजीनियरिंग कर ली तुमने। कितनी परसेंटेज है इंटर में? मुझे तो बहुत कुछ पता है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो भाई बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर देखते हैं कि बेसिक मैथमेटिक्स में हमारे पास कितने चैप्टर आते हैं। तो ग्रेड ए देखते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स। अच्छा, इन प्री मेडिकल वालों को मैं ये बोलूंगा भाई कि घबराना नहीं है, सही है ना। कहने का मतलब ये है कि हर चीज हम डिटेल में करेंगे, बेसिक से एडवांस की तरफ मूव करेंगे। सिर्फ मेरे साथ साथ रहेंगे तो मसला हल हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मेरे साथ साथ नहीं रहेंगे तो फिर जब हमारा कनेक्शन टूट जाएगा तो फिर अपनी मदद आपके तहत आपने करना। सही है भाई, चलो। तो बेसिक मैथमेटिक्स चूंकि एग्जाम में एग्जामिनेबल हमारे पास एरिया है 20 से 10 से 20 मार्क्स का, उसके अंदर हमारे पास 4 चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1, कॉपी करते रहेंगे मेरे साथ साथ। और चैप्टर नंबर 1 का हमारे पास नाम है मैथमेटिकल इक्वेशन एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। पहला चैप्टर, चैप्टर नंबर 1 हमारे पास सही टेक्स्ट है, मैथमेटिकल इक्वेशन एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। सेकंड चैप्टर हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसका बुक में नाम है मैथमेटिकल प्रोग्रेशन, में वो भी लिख देता हूँ। और लास्ट चैप्टर इस ग्रेड का चैप्टर नंबर 4, लीनियर प्रोग्रामिंग। ये 4 चैप्टर हमारे इस ग्रेड में फॉलो करते हैं। अच्छा, क्यूएम का आप लोगों ने एक सेपरेट रजिस्टर बनाना होगा अपने पास, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि
QMUC में हो रहा है, इकोनॉमिक यूसी में हो रहा है, ITB कभी कभार उसमें हो गया, कभी अकाउंटिंग में चल रहा है ITB। तो हर रजिस्टर का ना आपने जो है वो एक सेपरेट रजिस्टर अपने पास मेंटेन रखना होगा। सही है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि हेडिंग ना ब्लू पेन से डालेंगे, उसके नीचे लाइनें कट मार्कर से खींचेंगे, ब्लैक पेन से लिखेंगे, ब्लू पेन से लिखेंगे। ये फजूल के जो शशके हैं ना, इसको भूल जाओ आज के बाद। पेंसिल से स्केल रख के शेड करेंगे, ठीक है, हेडिंग के ऊपर। तो ये सारी बेकार की चीजें। सिर्फ एक पेन लेके आओ, बॉल पेन, ठीक है, बॉल पेन से, ब्लैक बॉल पेन से लिखने की आदत डालो, पेंसिल से भी लिखने की आदत मत डालो। सही है ना। तो ब्लैक बॉल पेन आप यूज करें सर, क्योंकि कैफ के अंदर भी सिर्फ हमें ब्लैक बॉल पेन अलाउ होगा, अदरवाइज और कोई कलर अलाउ नहीं। सही है ना। क्यों ऐसे ही? किसने पूछा क्यों? आइए ना, आवाज आई थी ना क्यों की? आई थी ना। चलो है, है? पता नहीं। बॉल पेन यूज करो ऑन एन एवरेज सेफ साइड के लिए। इन चैप्टर में सबसे टफ चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, लीनियर इक्वेशन। इतना मुश्किल चैप्टर है कि आज तक समझ नहीं आया, हर बच्चा छोड़ के जाता है। तो भाई ये सारे बच्चों वाले चैप्टर। लीनियर इक्वेशंस क्या होती है? जिसकी डिग्री ऑफ इक्वेशन 1 होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c वाली। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास। मैथमेटिकल प्रोग्रेशन के अंदर हमने दो चीजें पढ़ी होंगी, ठीक है, आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो वो चीजें हैं। और लीनियर प्रोग्रामिंग आगा खान बोर्ड वालों ने पढ़ा होगा। आगा खान बोर्ड का कोई है नहीं है हमारी क्लास में। तुम हो, तुमने पढ़ा लीनियर प्रोग्रामिंग? ये सबसे बेहतरीन काम हुआ कि एग्जाम हो गया। चलो खैर, थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, ग्रेड बी की तरफ देखते हैं। AQUB क्या है? आगा खान बोर्ड। ओके, आपका भी एग्जाम हो गया होगा बिल्कुल। ओके, ग्रेड बी की तरफ चलते हैं। ग्रेड बी बड़ी अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। ये उन ग्रेड्स में से जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी इंटरेस्टिंग ग्रेड लगती हैं। और इस ग्रेड के अंदर है सिर्फ दो चैप्टर हमारे पास, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 5 को मैं बोलता हूँ कंपाउंडिंग, और चैप्टर नंबर 6 को मैं बोलता हूँ डिस्काउंटिंग। इस साइड टेक्स्ट में आप चैप्टर नंबर 5 को कंपाउंडिंग के नाम से नहीं देखेंगे, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के नाम से देखेंगे। लेकिन पुरानी बुक में कंपाउंडिंग के नाम पे तो मुझे वो ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने कंपाउंडिंग का नाम यूज किया है। चैप्टर नंबर 6 को स्टडी टेक्स्ट में आप डिस्काउंटेड कैश फ्लोज के नाम से देखोगे। ठीक है, मैं डिस्काउंटिंग का वर्ड मुझे ज्यादा अच्छा यूज करता था, मैंने वो यूज किया। ठीक है, सिर्फ ये दो ग्रेड है। अच्छा, इस ग्रेड के मैं इंपॉर्टेंस बताना चाहता हूँ आप लोगों को। एक तो पेपर में ये 15 से 20 मार्क, 25 मार्क का जैसे मैं लिखवाया, मिसाल के तौर पर 25 मार्क का आ रहा है। 25 मार्क का आने का मतलब क्या है कि 100 मार्क के पेपर में अगर 25 मार्क का फाइनेंशियल मैथमेटिक्स है, तो 1/4 आपका जो है वो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स बेस करता है। ठीक है ना। एक तो क्यूएम के लिहाज से एफएम 25% तक आ रहा है। इसके साथ साथ थोड़ा सा आगे बढ़ो, पीआरसी से बाहर निकलो। जब पीआरसी से बाहर निकलोगे और तुम कॉस्टिंग में आओगे, तो कॉस्टिंग के अंदर कुछ चीजें जो टेस्ट हो रही है, कुछ कॉन्सेप्ट जो कॉस्टिंग में टेस्ट हो रहे हैं। कॉस्टिंग से थोड़ा सा आगे बढ़ो, जब ग्रेड 2 में आओगे तुम्हारे पास FAR2 आ जाएगा। FAR2 के अंदर IFRS 16 है, लीजेस, उसमें टेस्ट होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ो, कैफ क्वालिफाई करो, CFAP में आओ। तो CFAP में आओगे तो AAFR है, एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसके अंदर भी IFRS 16 है, उसके अंदर भी ये कॉन्सेप्ट टेस्ट होगा। और बहुत सारी जगहों के ऊपर फाइनेंशियल मैथमेटिक्स की चीजें ना, तो टेस्ट कॉन्सेप्ट्स टेस्ट होते रहेंगे।
तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि भाई एक ऐसा 2 चैप्टर जो कि सीए के स्टार्ट में आपको पढ़ाए जा रहे हैं और वो कॉन्सेप्ट आता जा रहा है फाइनल तक, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो होगा उस चैप्टर के अंदर, या ऐसी तफरीह में आके पूछे चले आ रहा है। ठीक है, तो इस चैप्टर को हमने बड़ा ध्यान से देखना है। इसका असाइनमेंट भी मैं आप लोगों के लिए मैंने बनाया हुआ है, उसमें कोई 450 के करीब मैंने सवाल आप लोगों के लिए दिए। ठीक है ना, तो कुल मिला के इन 2 चैप्टर्स के ऊपर क्लास वर्किंग, क्विजेस, असाइनमेंट मिला के कोई हम 700-800 सवाल सॉल्व करें सिर्फ इन 2 चैप्टर्स के ऊपर। ठीक है ना, क्योंकि हमने आज को देखते हुए फ्यूचर की भी अपनी डेवलपमेंट करनी है। ऐसा नहीं है कि उस एक्सटेंड तक पढ़ेंगे मेरा भाई कि आज के पेपर पास हो, फिर फ्यूचर में बंदा बोल रहा कि क्या पढ़ के आया पीछे। ठीक है ना, तो इस चीज को भी हमने देखना है अपने पास। सर ग्रेड सी की तरफ चलते हैं। ग्रेड सी हमारे पास थी डेटा एनालिसिस की। और डेटा एनालिसिस की जो मार्किंग थी वो मार्किंग थी 20 से 30 पॉइंट्स। ये थी 15 से 25 पॉइंट्स। डेटा एनालिसिस के अंदर बेटा हमारे पास आते हैं मजीद 4 चैप्टर्स। चैप्टर नंबर 7 डेटा कलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। चैप्टर नंबर 8 स्टैटिस्टिकल measures of data। चैप्टर नंबर 9 इंडाइसेस और इंडेक्स नंबर से बोलते हैं। और चैप्टर नंबर 10 इंटीग्रेशन एंड कोरिलेशन। तो ये 4 चैप्टर हैं जो इस ग्रेड में टेस्ट होंगे जी। जैसे को एजुकेशन होती है ना, इससे कोरिलेशन भी होता है। समझ आया? अब बेहतरीन समझ आया आपको। को एजुकेशन समझते हो? सही है। ग्रेड डी। ग्रेड डी हमारे पास थी प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन की। प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन की जो ग्रेड थी, इसकी जो वेटेज है वो है 15 से 20 मार्क्स। और इसके अंदर जो चैप्टर्स टेस्ट हो रहे हैं वो 2 चैप्टर हैं अगेन। चैप्टर नंबर 11 प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट्स और बेसिक प्रोबेबिलिटी बोलता हूँ। और चैप्टर नंबर 12 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। समरी में कौन सी समरी में? नहीं, अलग 4 तरह की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना हमारे पास। हाँ लड़के, कौन कौन सी होती है? भूल गया, इसे पूछते। हाँ बल्लू बता, बताओ मैं कह रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप्स की होती है, ऐसे ही पूछ रहा हूँ ताकि आईक्यू टेस्ट हो। पढ़ के आ रहा ना पीछे। ये सबसे बेहतरीन आंसर। और किसी को पता है? नहीं। तो 4 तरह की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है हमारे पास।
पहली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, दूसरी हमारे पास हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तीसरी हमारे पास पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसके अंदर बेल कर्व बनाते हैं। ठीक है, तो ये अलग ही चीज है, एडवांस प्रोबेबिलिटी बोल सकते हो इसको तो। ठीक है ना। तो सर लास्ट ग्रेड अपने पास सैम्पलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। एक मजे की बात बताओ, और उस मजे की बात में ये है, हमारे क्यूएम से 4 चैप्टर, हमारे इस क्यूएम में 15 चैप्टर्स में से 4 चैप्टर एमएफए के अंदर कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। कैफ 6 हमारे पास एक सब्जेक्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं एमएफए, मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। वहां पे 4 चैप्टर कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, और उस 4 चैप्टर की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेटेज जो है वो 12 से 15 मार्क्स की है। अभी अटेम्प्ट आई थी तो उसमें 14 मार्क्स का टेस्ट हुआ है। ठीक है, यहाँ के 4 चैप्टर वहां मिला के एक ही चैप्टर बन रहा है, उसकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेटेज जो है ना 12 से 14 मार्क्स की है। इस दफा 14 मार्क्स का टेस्ट हुआ है वो। ठीक है, तो जब वहां आएंगे तो वहां भी पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, सही है ना। तो सर डिसीजन मेकिंग के अंदर हमारे पास 3 चैप्टर्स बचते हैं सर, बचे ही 3, अब क्या बचते हैं। तो 3 चैप्टर्स में से चैप्टर नंबर 13 है हमारे पास, जिसको हम लोग बोलते हैं सैम्पलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसके साथ साथ मैं एक चीज और लिखवाता हूँ प्लस लगा के, एस्टिमेशन, क्योंकि बुक में एस्टिमेशन की चीजें मर्ज है, कोई अलग सी चीज नहीं है, तो इसीलिए मैं इसके साथ मर्ज करके बता दूंगा। ठीक है ना। फिर आता है हमारे पास चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 में हम लोग बोलते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। फिर आता है चैप्टर नंबर 15, दैट इज आई स्क्वायर टेस्टिंग। ये चाय नहीं है, ये काय है। तो आप लोग के पास मेरा भाई एक ये ओवरव्यू है कि कोर्स आउटलाइन की कितने ग्रेड्स हैं, कौन से ग्रेड्स की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितने वेटेज है, और उसके अंदर कितने कितने चैप्टर्स हमारे पास आ रहे हैं। आप लोग कॉपी कर लें तो फिर मुझे बताएं, फिर हम एग्जाम पैटर्न की तरफ थोड़ा सा मूव करते हैं। तो जो कॉपी कर लें कॉपी कर लें सुकून से, फिर आगे। डन जी। देखो, तो तुम्हारे पास S1 और S2 है ना, इससे बहुत सारी चीजें समझ आ रही है इसके अंदर। ठीक है, फर्दर दिया हुआ है तुम्हारे ग्रेड्स क्या है, फर्दर नेक्स्ट में क्या है, तो तुम्हारा क्यों एग्जैक्ट नहीं हो रहा, तो क्यों एग्जाम नहीं करा रहे, सिर्फ वो दो होंगे ये नहीं होगा। ओके, सही है। तो फर्दर मैथ्स में तुमने हाइपोथेसिस और chi-squared एक्शन, हाइपोथेसिस तो तुमने पढ़ा होगा, chi-squared एक्शन तुमने पढ़ा है, पढ़ा हुआ है ना? बस तकरीबन वैसी ही चीज है। वरना अगर तुमने फर्दर मैथ्स में स्टाइल किया हो तो तुम्हारा तो आराम से एग्जाम हो जाएगा। आगे बढ़े, सब साथ हैं, चलो जी। अब चलते हैं पेपर पैटर्न की तरफ। तो अगर हम पेपर पैटर्न की तरफ मूव करते हैं, तो एग्जाम पैटर्न के अंदर क्योंकि 100 मार्क का है, और एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम, 50 एमसीक्यूज टेस्ट होंगे पेपर में।
2 मार्क्स इसका, सही है ना। अब सर अगर हम वेटेज की तरफ मूव करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैथ्स पोर्शन 40% टेस्ट होगा, सही है, जिस तरह से हमने पीछे डिसाइड किया था कि 6 चैप्टर आ रहे थे 15 चैप्टर्स के अंदर से, ठीक है ना। तो मैथ्स पोर्शन 40% टेस्ट होगा और स्टैट्स पोर्शन 60% टेस्ट होगा। लेकिन एक काम करो, इस 60% को 40% लिखो। सर क्यों? लिखो और इसके ऊपर डालो कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के अंदर मैथ्स 40% टेस्ट होगा, स्टैट्स 40% टेस्ट होगा, क्योंकि हमारे पास 100 एमसीक्यूज में से 20% एमसीक्यूज ऐसे होंगे जो कि थ्योरी से पर्टेन करते होंगे। तो थ्योरी वाले एमसीक्यूज जो है वो मैथ्स के अंदर तो नहीं होते, स्टैट्स के अंदर होते हैं, ठीक है ना। तो 40 to 50% आप लिखें स्टैट्स का कैलकुलेशन पार्ट आएगा। और अगर हम थ्योरी की बात करते हैं तो थ्योरी के एमसीक्यूज स्टैट्स पोर्शन से आएंगे सिर्फ, और स्टैट्स पोर्शन से कोई 20 से 10% तक की कहानी होगी। टोटल आपका 100% पेपर बनेगा। आगे बढ़े। अगर हम एमसीक्यूज की बात करें तो अगेन कैलकुलेशन वाले पार्ट में मैथ्स चूंकि 40% है तो 50 एमसीक्यूज हैं, तो मैथमेटिक्स के जो टोटल एमसीक्यूज बनेंगे वो 20 एमसीक्यूज बनेंगे। एग्जाम में 20 एमसीक्यूज जो है वो मैथ्स के होंगे कैलकुलेशन वाले पार्ट में। स्टैट्स के भी 20 एमसीक्यूज होंगे कैलकुलेशन वाले पार्ट। और जो थ्योरी वाला पार्ट है उसमें जो स्टैट्स के एमसीक्यूज होंगे वो 10 एमसीक्यूज। अब 10 एमसीक्यूज में हर एमसीक्यू 2 मार्क का, तो 20 मार्क की थ्योरी आ गई मिनिमम, है ना। तो इस तरीके से तुम्हारे पास एमसीक्यूज की बाइफरकेशन आ रही होगी। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो मुझसे कर लें। एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ होगा आपके पास, कोई फॉर्मूला शीट गिवन नहीं होगी, जिस तरह से फॉर्मूला शीट ए लेवल्स के अंदर पेपर में गिवन होती थी, P3 के अंदर होती थी ना मेरे ख्याल में। तो यहाँ कोई फॉर्मूला शीट गिवन नहीं होगी, फॉर्मूला आपने याद करना होगा 2 घंटे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सिर्फ चार्ट गिवन होगा आपको, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ट होगा, टी टेस्ट का चार्ट होगा, काय स्क्वायर टेस्ट का चार्ट होगा। टेबल्स आपको गिवन होंगे, फॉर्मूला शीट गिवन नहीं होगी। देन आगे बढ़े, किसी को सवाल है तो मुझसे करो, फिर आगे मूव करते हैं। किसी को कोई सवाल नहीं है, चले सर तो थोड़ा सा आगे मूव करते हैं हम लोग। हमने जो है वो अपनी बार रूटीन चेक कर ली कि सर रूटीन मिनिमम कितने घंटे होने चाहिए, सही है ना। एमसीक्यूज का पैटर्न डिस्कस कर लिया, कोर्स आउटलाइन हमने डिस्कस कर ली है। ये 15 चैप्टर थे हमारे पास, मैथ्स में 9 थे, मैथ्स में 6 थे, स्टैट्स में 9 थे। और हमने ये इसके इंडिविजुअल जो है ना वो ग्रेड भी अपने पास देखी। एक मिनट देगा, स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
हम एक चैप्टर से स्टार्ट करते हैं अपने पास, और ये चैप्टर ग्रेड सी का है और स्टैट्स क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और स्टैट्स क्वेश्चन में जो हम चैप्टर अपने पास देखने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 10, रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। स्टार्टिंग की 2 मैथ्स में डिवाइड है, बाकी 3 स्टैट्स की, ठीक है ना। अच्छा, रिग्रेशन एंड कोरिलेशन देखने से पहले हमने जरा ये देखना पड़ेगा कि सर रिग्रेशन मॉडल क्या होता है। और रिग्रेशन मॉडल कब कब यूज होता है, इसलिए यूज होता है, ठीक है, इस चीज को देखते हैं सबसे पहले। तो मैं छोटी सी डेफिनेशन आपके सामने लिखता हूँ, आपको कॉपी करिएगा, फिर उस बारे में हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे कि रिग्रेशन मॉडल इज यूज्ड, regression model is used when you want to estimate the changes of independent variable on dependent variable। थोड़ी सी डेफिनेशन है 2 लाइनों की, तो कॉपी करें और फिर हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्या समझ आया डेफिनेशन देखकर, बताइए। रीड करो रीड करो, पूछता हूँ क्या लिखा मैं डेफिनेशन के अंदर, समझ आ रही है नहीं आ रही, या हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, बात हो गई। एस्टिमेट का मतलब क्या होता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या होता है। कुछ अल्फाज ऐसे हैं इसके अंदर जो नए हैं हमारे लिए। जैसे मिसाल के तौर पे बोला एस्टिमेट का मतलब क्या होता है, चेंजेस का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। जब तक हम ये समझेंगे डेफिनेशन समझ नहीं आएगी हमारे। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं कि मिसाल के तौर के ऊपर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। एग्जाम्पल सुनेंगे गौर से, सब कॉपी नहीं करेंगे, मैं कॉपी करने का टाइम दूंगा। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर हमें 2 तरह का डेटा गिवन है, सेल्स का और प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन इन यूनिट्स गिवन है। अच्छा, बहुत सारे और फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि चीजों पे अफेक्ट करते हैं, जैसे सेल्स के ऊपर बहुत सारी चीजें अफेक्ट करती हैं, लेकिन हम जो है सिर्फ 2 वेरिएबल डिस्कस करेंगे, जिसमें एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट, ठीक है ना। मिसाल के तौर के ऊपर एयर 1 है, एयर 1 के ऊपर मैं जो प्रोडक्शन करी है वो 2 लाख यूनिट प्रोड्यूस करें, जिनकी बेस के ऊपर मेरे पास जो सेल हुई है वो 2 मिलियन की सेल हुई है, 20 लाख रुपए की मैंने सेल करी, ठीक है ना। एयर 2 के ऊपर मैंने जो प्रोडक्शन के यूनिट्स करे हैं वो 3 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करे हैं, और जब 3 लाख यूनिट्स के ऊपर बिके हैं तो मेरे पास 2.5 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, ठीक है ना।
सिमिलरली सर ईयर 3 पर मैंने 4 लाख यूनिट्स बेचे और 4 लाख यूनिट्स के ऊपर जो मेरा रेवेन्यू एक्यूमुलेट हुआ वो लेट से 3 मिलियन का जनरेट हुआ, 30 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ। अब हुआ ये कि ईयर 4 के स्टार्ट में मैंने अपना ओल्ड प्लांट क्या कर दिया, डिस्पोज कर दिया, मैंने निकाल के बाहर फेंक दिया ओल्ड प्लांट को। जो प्लांट अब तक मैं यूज कर रहा था प्रोडक्शन के लिए वो मैंने निकाल के बाहर फेंक दिया और मैंने न्यू प्लांट इंस्टॉल कराया। मैंने न्यू प्लांट इंस्टॉल कराया है। अब मेरा मैनेजर ये कहता है कि सर मुझे बताओ ईयर 4 के अंदर सेल्स कितनी होगी, क्योंकि न्यू प्लांट आया है। मेरा मैनेजर क्या कह रहा है कि अब मुझे बताओ ईयर 4 के अंदर सेल्स कितनी होगी। मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा सर सेल्स का होना ना होना इस बात पर डिपेंड करता है कि उस स्पेसिफिक ईयर में प्रोडक्शन कितनी होगी। प्रोडक्शन ज्यादा होगी सेल्स ज्यादा होगी, प्रोडक्शन कम होगी सेल्स कम होगी। तो सर ईयर 4 की सेल्स कितनी होगी ये इस बात पर डिपेंड करता है कि सर उस स्पेसिफिक ईयर के अंदर प्रोडक्शन कितनी होगी। क्या बात समझ में आती नहीं आती? तो इसका मतलब सेल्स का होना ना होना किस बात पर डिपेंड करता है, प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो दैट मींस के सर अच्छा वो कहता है कि सेल्स का एस्टीमेट लगाओ। क्या लगाओ? एस्टीमेट लगाओ सेल्स का कि सेल्स कितनी होगी, ठीक है ना। तो सेल का होना ना होना प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। दैट मींस के सर सेल्स इज माय डिपेंडेंट वेरिएबल। सेल्स कौन सा वेरिएबल हो गया फिर? डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, क्योंकि इसका होना ना होना एक दूसरे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ प्रोडक्शन कौन सा वेरिएबल हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ऐसा बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जो सेल्स के ऊपर अफेक्ट करते हैं, लेकिन रिग्रेशन मॉडल के अंदर हम सिर्फ दो को स्टडी करेंगे, ठीक है ना। अच्छा जी, फिर सर डेफिनेशन में चेंज का नाम भी आया था, चेंजेस इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वो क्या था? ये रहा चेंज। ये जो डिस्पोज हुआ है, ये जो चेंज आया नहीं आया चेंज, ये न्यू प्लांट मैंने इंस्टॉल कराया, ओल्ड प्लांट मैंने निकाल के फेंका है, ठीक है ना। तो एक काम करो, अब डेफिनेशन को जरा दोबारा रीड करो और इस एग्जांपल को अपने माइंड में रखना और डेफिनेशन को दोबारा रीड करें। मुझे बताएं डेफिनेशन समझ आती है नहीं आती? एस्टिमेट का मतलब होता है अंदाजा लगाना कि कितना होगा। चेंज का मतलब क्या होता है? क्या चेंजेस आ रही है? तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर क्या चेंज आया, क्या तब्दीली आई है? तब्दीली समझते हो ना, चेंज का मतलब होता है तब्दीली। अब ऐसा हो जाएगा तो तब्दीली क्या आई है? न्यू प्लांट इंस्टॉल कराया, वो प्लांट निकाल के बैठा, ये चेंज आया। ठीक है, घर में हमने पंखे निकाल के फेंके और डीसी पंखे लगाए, तो क्या चेंज आया है? ठीक है ना, बिल के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी की एग्जांपल भी आप ले सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट ज्यादा होंगे बिल ज्यादा आएगा, यूनिट्स कम होंगे बिल कम आएगा। आप एसी निकाल के फेंक दो घर से, ठीक है, तो चेंज आएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर, तो बिल के ऊपर रेट लाजमी होगा, तो बिल क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। और यूनिट जो कंज्यूम करें वो कौन से वेरिएबल हो जाएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। सही है ना? बिल्कुल, वो चेंज आ गया मेरे पास। ठीक है, तो सर अगर आप डेफिनेशन रीड करते हैं, डेफिनेशन देखो सारे बातों को जवाब देगी। रिग्रेशन मॉडल इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू एस्टिमेट। अब डेफिनेशन से पूछो किस चीज का एस्टिमेट, बताएगा आपको क्या कह रहा है, द चेंजेस ऑफ। इससे पूछो किस चीज की चेंजेस, कह रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की चेंजेस। किस पर? डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। तो अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज की, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज की अगर आपने इफेक्ट कैलकुलेट करना हो, एस्टिमेट लगाना हो कि डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर उसका क्या फर्क पड़ेगा, तो आप रिग्रेशन मॉडल अपने पास यूज कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है या नहीं आती? आती है। तो सर एक बात और याद रखो कि हम रिग्रेशन मॉडल के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल को, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लेटर x से डिनोट करेंगे और डिपेंडेंट वेरिएबल को लेटर y से डिनोट करेंगे। दैट मीन्स सर सेल्स इज माय वेरिएबल y एंड प्रोडक्शन इज माय वेरिएबल x। ऐसा? शाबाश। अब इसको आप एग्जाम्पल को अपने पास कॉपी करें और फिर हम आगे बढ़ेंगे।
मैं साइड में यूजेस भी लिखवा देता हूँ कि सर यूजेस क्या क्या होते हैं। सबसे पहला यूज तो डेफिनेशन में था कि सर एस्टिमेट लगाना, किसी भी चीज की एस्टिमेट लगाना कि एस्टिमेट क्या होगी वैल्यू उसकी, ठीक है ना। सेकेंड चीज फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग बोले तो फ्यूचर प्रेडिक्शन, ठीक है ना, कि फ्यूचर में क्या होगा। डीसी इन्वर्टर एसी लगाएं तो पुराने एसी निकाल के देखते हैं बिल के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, तो बिल का इफेक्ट फ्यूचर में ही आएगा, एस्टिमेट आएगा ना। तो दो तरह के यूजेस अपने पास लिख लीजिएगा, पहला यूज फोरकास्ट एस्टिमेट और दूसरा यूज फोरकास्टिंग। तो अगर डेफिनेशन के मैं की पॉइंट्स अपने पास लिखता हूँ, अगर डेफिनेशन के मैं की पॉइंट्स अपने पास लिखूं तो मेरे पास 2 से 3 की पॉइंट्स आएंगे। सबसे पहला की पॉइंट टू वेरिएबल्स। कौन कौन से? डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक और वे था हमारे पास, क्या चीज? एस्टीमेट। और एक और की पॉइंट था जिसको हम लोग बोलते थे चेंजेस, ऐसा ना। क्योंकि 3 की पॉइंट अपने पास याद रखिएगा तो डेफिनेशन आपको इंशाल्लाह याद रहेगी। ठीक है भाई जी। मैं समझाता हूँ। चेंज का मतलब क्या है? कोई भी चीज को चेंज आना, बदलना चीज है, ठीक है ना। एस्टिमेट का मतलब क्या होता है? कैलकुलेशन करना, अंदाजा लगाना कि यार अब क्या होगा। मिसाल के तौर के ऊपर मैंने अभी एग्जांपल दी, आपके घर में ना नॉर्मल एसी लगी हुई, तो पुराने 10 साल 15 साल पुराने, ठीक है। अब ये ओल्ड एसी लगा हुआ था तो आपका जो बिल आता था ना वो लेट से 1000 यूनिट्स का आता था, सही है ना। अब सर जब आपने न्यू एसी इंस्टॉल करे, आपने डीसी इन्वर्टर एसी लगाया जिसकी कंजप्शन कम है, तो आपने ओल्ड एसी निकाल के फेंके, न्यू एसी लगाया, तो ये क्या आया है? चेंज आया नहीं आया? अब जब आज मैंने एसी लगा दी है, अब मेरे अब्बा पूछ रहे बता बिल कितना आएगा, तो बिल के अमाउंट को क्या लगाना है, बिल के यूनिट से क्या लगाना है, एस्टीमेट लगाना है। तो क्या मैं यहाँ रिग्रेशन मॉडल यूज कर सकता हूँ? यस सर बिल्कुल यूज कर सकता हूँ। क्यों? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर चेंज आया है। हाँ सर चेंज आया, पुराने एसी निकाल के फेंक दिया, नए एसी इंस्टॉल करें। तो क्या डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि मेरा बिल्स था, वो बिल तो इसी बात पर डिपेंड करता है जितनी कंजम्पशन होगी उतना बिल आएगा। तो बिल तो डिपेंडेंट था इस बात के ऊपर कि सर कंजम्पशन कितनी हुई थी। अब चूंकि न्यू एसी इंस्टॉल करा है और मेरे अब्बा कह रहे हैं आप मुझे बताओ कि बिल कितने यूनिट्स का आएगा, तो मैं रिग्रेशन मॉडल के थ्रू कैलकुलेशन करके जो है वो बिल का एस्टीमेट लगा लूंगा कि सर अब्बा मेरा एस्टीमेट ये है, मेरा अंदाजा ये है कि 850 यूनिट्स के करीब आएगा। तो ये 850 यूनिट कैसे आया? रिग्रेशन मॉडल से कैलकुलेशन करके आया है मेरा भाई। अब समझ में आया? राइट है अमन? चलो आगे बढ़े भाई। ओके सर।
फिर सर रिग्रेशन मॉडल जब हमने देख लिया है तो हम रिग्रेशन इक्वेशन देखनी पड़ेगी जिसके अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है ना। तो अपने वहां हेडिंग डालो रिग्रेशन इक्वेशन। रिग्रेशन इक्वेशन हमारे पास दो हैं, पहला y on x और दूसरा x on y। y on x में y is dependent variable and x is independent variable। y कौन सा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x कौन सा वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। एक तो ये इक्वेशन है जिसको हम लोग y on x बोलते हैं, एक इक्वेशन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं x on y। x on y के अंदर x is my dependent variable now, x is my dependent variable, so y will be independent variable, ऐसा ना। ये बात समझ में आती है। अच्छा एक दफा मैंने आप लोगों से सवाल किया कि मेरा भाई कि कोई भी सवाल हो तो मुझसे करो। अभी 1 सितंबर बैच का बच्चा है, मुझसे पता है सवाल क्या करता है, उसने बोला चलो सर ने बोला सवाल करो, मैं सवाल पूछता हूँ। मुझसे क्लास के अंदर मिलता है, बोलता है माइनस माइनस प्लस क्यों होता है। मैंने आज तक पूछता आ रहा हूँ स्कूल से, मैंने 5-6 टीचर से पूछा है, हसन नब्बानी उसका नाम है, हमारी क्लास में वो, मतलब कि यार ऐसे सवाल पूछने को थोड़ी बोला कि माइनस माइनस प्लस क्यों होता है, ये क्या पूछ रहा है भाई मुझसे। 5 क्लास में सिखाते हैं बच्चों को, जाओ वहां जाकर सीखो। तो इस तरह के सवाल भी नहीं करने, ठीक है ना। ऐसे सवाल हो जो कि हमारे चीजों से रिलेटेड है, कॉन्सेप्चुअल बेस है, ठीक है। अच्छा सर, तो सर y ऑन x अगर मैं लिखता हूं, पहली इक्वेशन अपने पास देखते हैं, y ऑन x। अच्छा y ऑन x का हम लोग बाय डिफॉल्ट लगाएंगे, बाय डिफॉल्ट बोले तो खुद से अगर हमारे पास सवाल का डेटा गिवन होगा और हम उसमें रीड करके पहचानेंगे सर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, तो हम बाय डिफॉल्ट y इक्वेशन लगाएंगे। दैट मींस के सर हम डिपेंडेंट वेरिएबल को y से डिनोट करेंगे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को x से डिनोट करेंगे। x on y तब लगाएंगे जब सवाल में वो लिखकर खुद से देगा कि x on y अप्लाई करो, तब अप्लाई करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा, ऐसा। तो सर y और x इक्वेशन का हमारे पास फॉर्मूला है y is equals to a plus bx, एक लीनियर इक्वेशन है, y is equals to a plus bx। लेटर y मेरे पास मैंने ऊपर लिखवाया क्या रिप्रेजेंट करता है, डिपेंडेंट वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। लेटर x मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है मेरा भाई। लेटर a रिग्रेशन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है और लेटर बी मेरे पास रिग्रेशन कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम लोग स्लोप भी बोलते हैं, ऐसा। तो पहली इक्वेशन है y is equals to mx plus bx, y डिपेंडेंट वेरिएबल, a रिग्रेशन कांस्टेंट, b रिग्रेशन कोएफिशिएंट जिसको हम स्लोप ऑफ लाइन भी बोलते हैं, और x हमारे पास आता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। थोड़ा सा आगे बढ़े सर, a का फॉर्मूला देखते हैं, a और b के एक्सेल फॉर्मूलाज है अपने पास। तो a के फॉर्मूला देखने पहले पहले b का फॉर्मूला देखते हैं कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट कैसे निकलेगा। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला हमारे पास है फ्रैक्शन n मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ xy।
n बोले तो नंबर ऑफ टर्म्स, जितनी टर्म्स होगी 10 वैल्यू में तो n 10 हो गया, 8 वैल्यू में तो n 8 हो जाएगा। n होता है नंबर ऑफ टर्म्स और n मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ एक्स वाई। ये जो सबमिशन लिखा हुआ है, ये जो यू लिखा हुआ है, इसका मतलब है सम ऑफ x मल्टीप्लाई बाय y, कि x और वैल्यूज को मल्टीप्लाई कराऊंगा, उनके सम को ऐड करूंगा, तो ये सम ऑफ x y लिखा हुआ है, ठीक है ना। n मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ x y माइनस सम ऑफ x मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ y ओवर n सम ऑफ x स्क्वायर माइनस सम ऑफ x का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास फॉर्मूला है रिग्रेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करने का। ये बी का ये फॉर्मूला है, बी कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर इक्वेशन में रखूंगा ना, फिर y की वैल्यू निकालूंगा, समझे क्या सम। मैं अभी समझाता हूँ, देखो मैं बिल्कुल बेहतरीन करके समझाता हूँ। अभी देखो ये x है, ये 2 है, ये y है, 2 3 4 5 6 7, एक्स वाई निकालो सबसे पहले। एक्स वाई बोलो तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 4 5 जा 20, 6 7 जा, ऐड करो कितने होगा। तो दिस 68 विल रिप्रेजेंट बाय सम ऑफ एक्स वाई, कि एक्स और वाई की वैल्यूज को मल्टीप्लाई कराओ, उनको ऐड करो तो सम ऑफ एक्स वाई बनेगा। हाँ ठीक है, आगे बढ़े। तो सर फिर ए का फॉर्मूला क्या है, रिग्रेशन कांस्टेंट का फॉर्मूला। रिग्रेशन कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास सम ऑफ y ओवर n माइनस b मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ x ओवर n, सम ऑफ y ओवर n माइनस b मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ x ओवर n। ये फॉर्मूला हमारे पास रिग्रेशन कांस्टेंट का है। सम ऑफ y बोले तो सारी वैल्यूज को ऐड कर लेंगे, 15 बनेगा, ये सम ऑफ y है। सम ऑफ x बोले तो सारी वैल्यूज को ऐड कर लेंगे, 12 बनेगा। ऐसा टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, कितना डेटा है, 3 डेटा है, ठीक है भाई। एक दफा काउंट करोगे ना, एक्स वाई अलग अलग थोड़ी काउंट करेंगे, एक ही दफा काउंट करेंगे। पेपर में इक्वेशन का है, किसने बोला, अभी दिखाते, अभी आएगा। सवाल में एक सिनेरियो बेस्ड होगा, आपको खुद पहचानना होगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। उसमें हमने वर्ड्स, अभी बताऊंगा कि वर्ड्स कैसे पता चलेंगे क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसकी बेसिस के ऊपर हमें परफॉर्म करना पड़ेगा। ये बाय डिफॉल्ट का मतलब ये है कि अगर वो एक्स ऑन वाई नहीं कहता, वाई ऑन एक्स भी नहीं कह रहा, एक्स ऑन वाई भी नहीं कह रहा, तो हम खुद से डिपेंडेंट वेरिएबल को y डिनोट करेंगे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को x डिनोट करेंगे। लेकिन अगर वो y और x ऑन y लिख देता है तो दैट मींस अब डिपेंडेंट वेरिएबल x है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है। हाँ अभी आगे आएंगे ना, कल की क्लास में आएंगे, कल की क्लास में जी। माइनस b मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ x ओवर n। अच्छा अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला याद है, अर्थमेटिक मीन बोले तो ये ऐसे लिख लो यार, टेंशन की बात ही नहीं, कोई ये लो, परेशान क्यों होते हो, अब खुश हो, तुम खुश रहो बस, मैं यही चाहता हूँ। अर्थमेटिक मीन, कोई भी अर्थमेटिक मीन, जैसे एवरेज है, एवरेज कैसे कैलकुलेट होता है, जैसे x बार है, अर्थमेटिक मीन का सिंबल क्या है, कोई भी स्ट्रेट बार, ठीक है ना। x बार कैसे निकलेगा, सम ऑफ x ओवर n, जितनी भी x की वैल्यू उनको ऐड करेंगे और नंबर ऑफ से डिवाइड कर देंगे। और अगर y का मीन निकालने होंगे तो सम ऑफ y ओवर n कर देंगे। क्या मैं यहाँ पर सम ऑफ y ओवर n की जगह y बार लिख दूं, कोई मसला है कोई मसला नहीं है। और क्या मैं सम ऑफ x ओवर n की जगह x बार लिख दूं तो कोई मसला है या नहीं है,
नहीं कोई मसला नहीं है, बिल्कुल बेहतरीन वाली बात है, सो कॉपी करें। बट एक मैं बात बोलूंगा कि जैसे जैसे हम आगे मूव करते रहते हैं ना पढ़ाई में, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वक्त के साथ साथ बढ़ती रहती है, कम नहीं होती। लेकिन मैंने एक बात ऑब्जर्व करी है, जब बच्चा सीए में एडमिशन लेता है तो बहुत मोटिवेटेड होता है भाई, कि मैं तो जो ना वो खुद सीए करके ही छोड़ूंगा, 5 घंटे का मैं 6 घंटे का जगह पढ़ूंगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो अपने पेपर्स क्लियर करता रहता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती रहती हैं, वो इनकंसिस्टेंट होने लग जाता है, पता नहीं क्यों। आप देखें कैफ में बच्चा इतना मोटिवेटेड नहीं होता जितना बच्चा पीआरसी के अंदर मोटिवेटेड होता है कि हाँ यार मैंने सीए करना है। कैफ के अंदर पता नहीं क्यों ढीला पड़ जाता है भाई। अभी पीआरसी में आपको ढीली आवाम नजर आएगी भाई, अभी पीआरसी में ढीली आवाम नजर आएगी आपको। तो आप लोगों ने इस बात में ध्यान में रखना है यार, कि जिस तरह से आपकी क्लासेस बढ़ती रहती है ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती रहती है। कल एक दिन क्लास लिए हुए हो चुका है, इसी तरीके से 1 महीना हो जाएगा, इसी तरीके से 4 महीने हो जाएंगे, इसी तरीके से आप बोलोगे यार एग्जामिनेशन फॉर्म आ गए, पेपर की डेट आ गई, पेपर की डेट भरो तो पेपर शुरू हो जाएंगे, परसों से पेपर है, कल से पेपर है। ठीक है, तो दिन इसी तरीके से निकलते जाएंगे। अपनी मेहनत को एक लाइन अप करें आप लोग, और बस मेहनत करना स्टार्ट करें, सही है ना। चलो बस इसको यहीं तक रखेंगे, इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात करते हैं आप लोगों से। अल्लाह हाफिज।